जय हिंद दोस्तों। तो मैं गुलू कुमार आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं बताने वाला हूं आज क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 को, और प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चंस को ऐसे पहले हमने बता दिया था। ओके, इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बता रहा हूं आपको क्वेश्चंस नंबर 2 से, और आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको कम से कम अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। और हाँ दोस्त, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस क्या है, और बिना देरी के कोई बकवास नहीं, ओनली पढ़ाई के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा आपके सामने है जो आपके सामने क्वेश्चंस नंबर 2। तो क्वेश्चंस नंबर 2 पर हम फोकस करते हुए चलते हैं। चलिए, तो इसको क्वेश्चंस नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से। दो के फर्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। दो के फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है और पढ़िएगा। इससे पहले वाला हमने लेक्चर में बताया है बहुत सारे चीज़, और आज हम इसको करवा दें। और क्वेश्चंस क्या है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे, समझ में जो है आपको फुल्ली आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़िए ज़रा ध्यान से। हमें कहता क्या है क्वेश्चंस दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके ऊपर हमको थोड़ा सा बात करना होगा। क्वेश्चंस है क्या, तो कहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मतलब एक आयताकार की बात कर रहा है, मतलब आयत के आकार की बात कह रहा है, आयत की बात कर रहा है। तो दोस्त जो लास्ट में कहता है वही मान लेना होता है, जो लास्ट में कहे उसी को मान लीजिए। तो आप कहेंगे भूखंड कैसा है, भूखंड मतलब पृथ्वी का जो खंड है वो कैसा है, आयत की आकार का। खेत होगा वो किस आकार का है, आयत का आकार का है। ओके, तो आयत का आकार है। तो सबसे पहले जो लास्ट में कहे इस टाइप के क्वेश्चंस में वही मान लेना है। तो मानिएगा, और इस क्वेश्चंस को कैसे बनाइएगा, मानिए इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन कीजिएगा और बनाइएगा किस टाइप से। ये पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला का है, दूसरा के फर्स्ट कौन है, ये दूसरा के फर्स्ट क्वेश्चन से दूसरा के फर्स्ट लिख के सोल्यूशन डाल दीजिएगा और बनाइएगा इस कलर से। जो लास्ट में का उसी को मानना है। तब मानिएगा, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, क्या, आयताकार भूखंड, यहाँ पर लिखा गया है आयताकार भूखंड की सबसे पहले जो लंबाई की बात करें, चौड़ाई की, लंबाई। तब मानिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक यहाँ पर माना आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इस क्वेश्चंस को जब तक आप जो लास्ट में कहता है उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन क्या माने इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से हम मानते हैं, देखिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चंस क्या है, इस बात के समझिएगा कि क्वेश्चंस है कि यहाँ पर दिया क्वेश्चन, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक, तो यहाँ पर कह रहा है 1 अधिक, लंबाई है 1 अधिक। इसका मतलब हमको चौड़ाई को क्या मानना पड़ेगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ध्यान से समझिएगा, चौड़ाई, अगर आप चौड़ाई को x मानते हैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, यदि आप चौड़ाई को क्या मानते हैं, x मीटर मानते हैं, मीटर में ही है। यदि मान लीजिए यदि चौड़ाई को x मीटर कह रहा है तो क्वेश्चंस में कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से, तो यहाँ चौड़ा को हम क्या माने, चौड़ाई को माने x मीटर, तो एक 2 गुना, x के 2 गुना 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझ रहे हैं। चौड़ाई का 2 गुना 2x, कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक है कौन, लंबाई। तो लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब +1, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर आप प्रश्न से चलेंगे, और प्रश्न क्या है वो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। प्रश्न से
प्रश्न से। तो प्रश्न से कहा एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल। तो आयत की बात कर रहा है, आयताकार भूखंड की बात कर रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर याद रखेंगे, क्षेत्रफल के आयत का जो क्षेत्रफल हो जाता है दोस्त, वह हो जाता है लंबाई और गुने में चौड़ाई। बस इतना को आपको याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वह लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। तो आपको पता चल गया ये क्षेत्रफल दिया है। तो प्रश्न से बात करें, क्षेत्रफल है 528 मीटर और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? 2x + 1 है। लंबाई क्या है यहाँ पर? 2x + 1। अब आपको गुना करना है। गुना मतलब इंटू में ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ऐसे इंटू दे देते हैं, इसका मतलब गुना हो गया। गुने क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई का वैल्यू क्या है? x है। x है, ठीक है, x है। ये भी क्या है? मीटर में मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये भी मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मतलब गुणनफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों को गुना किए तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। और कितना है? तो 528 मीटर स्क्वायर है। यही बात को कह रहा था। और लास्ट में हमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करनी है हमें। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, ज़्यादा इस क्वेश्चंस में करना नहीं है। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके और छोड़ देना है, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे पहले आप गुना करना सीखिए। यहाँ पर 2x है, 2x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x से x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब आपको +1 से x में गुना करना है तो क्या हो जाएगा? प्लस में x हो जाएगा, सिंपल सी मतलब, ठीक है। और बराबर में उधर 528 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना? 528। कितना हो जाएगा? 528। बराबर क्या दीजिएगा? बराबर आप 0 दे दीजिए। बराबर आप क्या दीजिएगा? 0। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में बदल कर छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, जो लास्ट में कहता है उसको मानना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए कि पहले लंबाई माने कि पहले चौड़ाई मानो। चौड़ाई की क्या माने, लंबाई को क्या माने। तो चौड़ाई की हमने x मीटर माना है, तब ना लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है। इस बात को आप दिमाग में आपको फिट करके चलना पड़ेगा। ओके, फिट करके चलना पड़ेगा। तो ये तब बन गया, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी और द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। इसी जगह आपको ये ज्ञात करके बताना नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर छोड़ दीजिए। देखिए इस क्वेश्चंस का इतना ही आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं और पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चंस को। कह रहा था कि नहीं, कि देखिए यहाँ पर कह रहा था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब दूसरा क्वेश्चन यही है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो पहला तो बन गया। अब जैसे ही पहला बन गया तो दूसरा को भी वैसा ही, जैसे पहला बना वैसे ही दूसरा को ही बनाना है, ठीक है। मतलब द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से जो है आप बना पाइएगा, नो डाउट। चलिए अच्छे से बना पाइएगा। ये क्वेश्चंस रहा आपके सामने, 2 क्रमागत। देखिए क्वेश्चंस क्या है और पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। आपके सामने आ रहा है क्वेश्चंस, यहाँ पर है क्वेश्चंस क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो क्या मानेंगे? देखिए जो लास्ट में कह रहा है उसको हमको मानना पड़ता है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो ऑब्वियसली हम मान लेते हैं एगो को पहली। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते चलिएगा तो क्या मानिएगा? मान लेते हैं। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ओके, पहली जो धनात्मक पूर्णांक है आपका, पहली जो आपका धनात्मक पूर्णांक है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, वो कितना है? पहली धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक x रहा होगा। तो दूसरी क्या रहा होगा, इस बात को समझिएगा। दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या रहा होगा? दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? देखिए 2 क्रमागत धनात्मक आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो दूसरी को आपको x + 1 मानना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। x प्लस कितना मानिएगा? 1 मानिएगा। कहेंगे आप कैसे जो है 1 मान लीजिएगा,
ठीक है। देखिए हम ऐसे मान लिया x + 1, आप आसानी से मान सकते हैं। मान लीजिए कि x के जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है। आपको पता है कि कोई भी संख्या x के जगह पर क्या आ सकता है, कोई भी संख्या यदि आ सकता है, तब सपोज मान लीजिए हमको धनात्मक लाना है और धनात्मक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। इसका मतलब x के वैल्यू यदि 1 आएगा, सपोज मानिए दूसरा संख्या को x + 1 हम क्यों माने हैं, यदि मान लीजिए कि पहली संख्या को यदि x माने हैं, अगर x का मान यदि दिमाग में सोचिए कि 1 आ जाता है तो 1, और दूसरी संख्या मतलब x का वैल्यू यदि 1 आ जाता है, x का वैल्यू क्या आ जाता है, सपोज मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो आपका दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है, तो x के वैल्यू हमने 1 लाया सपोज, और 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या को x + 1 माने हैं ना, हमने कहा x के वैल्यू मान लीजिए 1 आ गया और प्लस में कितना है, तो प्लस में 1 है, तो दोनों मिलकर 1 1 2 हो जाएगा। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, कहेंगे धनात्मक है। यदि मान लीजिए x के जगह पर यदि 2 आ जाएगा तो यहाँ, और ये x + 1 माने हैं तो प्लस में तो 1 रहबे करेगा, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 2 1 3, और इस प्रकार से जो भी देखेंगे सब प्लस में ही आएगा। अगर मान लीजिए कि x के वैल्यू 3 आ गया और प्लस में आपको 1 करना पड़े, मतलब कि दूसरी संख्या को हमने x + 1 माना है इसलिए 1 तो लेना ही पड़ेगा, तो x + 1 यानी 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, मतलब सब धनात्मक आ रहा है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल जो है सब धनात्मक आ रहा है। ओके, बिल्कुल जो है सब क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, इसलिए हमने दूसरी संख्या को क्या मान लिया, दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x + 1 मान लिया है। अगर आपको धनात्मक कहता है तो यही मानना है, अगर आपको धनात्मक कहे तो पहली धनात्मक पूर्णांक x मानना है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक को x + 1 मानना है। चलिए अब कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणनफल प्रश्न से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न से, तो प्रश्न से बात करेंगे दोस्त, प्रश्न से बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक और गुणनफल का बात करा है। गुणनफल कहने का मतलब है गुना, इसका मतलब पहली संख्या को x माने हैं, तो दूसरी संख्या की बात कर लेंगे तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या x + 1 माने हैं, सिंपल सी मतलब है x + 1, और गुणनफल ये दोनों को मिला करके है कितना, 306, कितना है, 306 है। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 306 जैसे 306 आ जाता है तो यहाँ से आप कहेंगे x से x में गुना करेंगे, x से x में, तो x से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाने वाला है आपका यहाँ पर x², सिंपल सी मतलब है, और इसी x से +1 में गुना करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, उधर प्लस में 306 इधर आएगा तो माइनस में 306 = 0, और आपको क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा बन गया, पहला बन गया, दूसरा के पहला दूसरा बन गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए आपके ये सामने रहा, आप इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बनाइए और मतलब अपने से मस्ती के साथ बना लीजिएगा। ये सिर्फ हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मात्रम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसको रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, दूसरा के बाद तीसरे क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, तो कहेंगे मेरे दोस्त 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ध्यान से आप, यहाँ पर क्वेश्चंस जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए सबसे पहले आपको पहली प्राथमिकता है कि क्वेश्चंस आप समझेंगे ध्यानपूर्वक से। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में बात किया जाए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से, उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी पश्चात बाद हमें रोहन 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मतलब क्वेश्चंस है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात कहने का मतलब बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बड़ा सिंपल है, रोहन की वर्तमान आयु जो लास्ट में कहा उसको मान लीजिए दोस्त कि रोहन पुत्र है, तो सबसे पहले हमने जो लास्ट में कहा उसी को मानना है। तो माना यहाँ पर इस क्वेश्चंस को यहाँ पर मानिएगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिए और मानिएगा, क्या मानिएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बोले तो उम्र, समझ रहे हैं, आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष मान लिया हमने, x वर्ष मान लिया। ओके, क्या मान लिया दोस्त,
x वर्ष मान लिया। ओके, अब हमने कहते हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है वर्तमान में, तो कहेंगे 26 वर्ष। तो हम कह सकते हैं रोहन की माँ की वर्तमान उम्र, रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या मानेंगे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या मानेंगे आप, कहेंगे अब 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए कि रोहन की आयु वर्तमान में x वर्ष है, तो ओकर माँ कितना होगा, उससे 26 वर्ष डबल, तो कहेंगे x प्लस कितना 26, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस कितना वर्ष 26 वर्ष, सिंपल सी मतलब है वर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे आप x प्लस 26 वर्ष हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न से हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से हम बात कर ले, प्रश्न से बात करते हैं दोस्त। तो कहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। अब उनकी आयु का गुणनफल हमें करना है। गुणनफल अगर मान लीजिए वर्तमान में आयु है x वर्ष है ना, ओकर x वर्ष है, और माँ की जो वर्तमान में आयु कितना है, तो कहेंगे x प्लस 26 वर्ष है कि नहीं, x प्लस 26 वर्ष। अब आपको पता है दोस्त, अब आपको यह पता हो गया कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद ऐसा तो जरूरत नहीं है कि खाली मम्मी की उम्र बढ़ेगा, जो है बेटा का उम्र नहीं बढ़ेगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, बेटा के भी उम्र बढ़ेगा। और यहाँ पर गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुना कीजिए और माता जो है वर्तमान में x प्लस 26 वर्ष है, तो अब जो है 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 और उसमें 3 जोड़ दीजिए, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, तो x प्लस कितना 29 हो जाएगा। और इसका गुणनफल की बात कर रहा है, गुणनफल मतलब गुना, तो गुना कर दिए और गुना कितना है 360 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 360। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, बस द्विघात समीकरण के रूप में बदल कर छोड़ देना है, सिंपल सी मतलब है। चलिए, तो x से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। पहले आपको यहाँ से ही गुना करना पड़ेगा, इस x से इस पूरे में गुना कीजिए, तो x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, तो कहेंगे इसी x से प्लस 29 में गुना करना है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, x से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लस अब इस x से इस पूरे में गुना हो गया, तो इस प्लस 3 से किससे आप कहेंगे, अब इस प्लस 3 से इस पूरे में गुना करना पड़ेगा। तो गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्त प्लस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 से x में गुना करेंगे प्लस में 3x, यहाँ पर भी प्लस तो प्लस 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 ही होगा, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 से 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 2 तिया या 3 दूना 6 और 2 8 87, 3 9 तिया 27 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8 87 और बराबर कितना 360 यहाँ पर। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, तो इसको क्या काम कीजिए, एक्स स्क्वायर ये है तो एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस में 29 को x और 3 को x कहेंगे 32 को x हो जाएगा। ओके, 32 को x हो जाएगा और प्लस में 87 उधर प्लस में 360 है, इधर आएगा तो माइनस में 360 आ जाएगा, बराबर क्या 0, तो कहेंगे x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 32x और यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा। आपको पता है कि कभी भी बड़का में से छोटका घटाते हैं, तो 360 डबल की 87 डबल, कहेंगे 360 डबल, और जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखा था इसलिए हमने माइनस रख दिया। तो 360 में से 87 को घटाइए तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ बच गया 5 और 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। कितना बच जाएगा 7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, यहाँ बच गया 5, ठीक है, इसमें गया 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 0। बस इसी जगह जो है आपका यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर छोड़ देना है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चंस और ये भी बनकर रेडी
हो गया आपके सामने। इसको आप देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बनेगा, ज़रूर बनेगा। ठीक है, चलिए ये थर्ड बन गया। अब चलिए क्वेश्चंस नंबर हम किसके ऊपर बात करते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस नंबर ये 4 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 4 को देखेंगे ज़रा ध्यान से। ये भी बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, हेक्टिक वाला बात, ये भी आसान ही है। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक से। ये क्वेश्चंस है आपके सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कहा दोस्त, ये क्वेश्चंस कहा कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो जो लास्ट में कहता है उसको मान लेना है, तो लास्ट में जो कहा उसको मान लेना है। तो यहाँ पर मानिएगा, क्या मानिएगा, क्वेश्चंस को मानिएगा। माना, इस क्वेश्चंस को सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्त यहाँ पर हमने मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी जो है वह मोटरसाइकिल हो वह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। देखिए ये है, मान लीजिए कि x, ये हो गया किलोमीटर, ऐसे इसको बोल दिए तो इसको बोलते हैं प्रति, h लगा दिए तो घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हैं, तो x किलो प्रति मीटर घंटा। तो इसका मतलब तो हमें जो रेलगाड़ी की जो चाल है वह जो लास्ट में कहा उसी को हमको ज्ञात करना होता है। इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, तो कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्त जो यहाँ पर जो समय बराबर जो फार्मूला होता है, समय बराबर, हम समय की बात कर ले तो दोस्त यहाँ पर एक फार्मूला यदि आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप नोट करके कहीं पर भी रख ले कि एक फार्मूला होता है दोस्त, एक फार्मूला होता है समय, किसके बराबर, समय, शॉर्ट में हम समय लिख दिए, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है दोस्त, समय बराबर फार्मूला दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए हमको समय के 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या माना है, x किलोमीटर घंटा। इसको आप कहीं पर भी सेट करके रख लेंगे, इसको जो है आप कहीं पर भी सेट करके रख देंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसको आप सेट करके रखना है, कहीं पर भी आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी फार्मूला का हम यूज करते हुए अभी हम बनाते हैं प्रश्न से। देखिए कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। तो 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से वो तय करती है। चूँकि आपको पता है समय बराबर फार्मूला क्या है, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 480। सिंपल सी मतलब है दूरी क्या है दोस्त, तो कहेंगे 480 है, दूरी है 480। ठीक है, समय बराबर हम करें दूरी और बटा चाल, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो इसलिए दूरी है 480 किलोमीटर। और यहाँ पर चाल हमने क्या माना है, तो चाल हमने सर्वप्रथम x किलोमीटर माना है, तो वही कहा समान दूरी से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब दूरी बटा चाल, तो 480 दूरी हो गया और चाल क्या माने हैं हम x किलोमीटर, तो ये हो गया x। अब उसी के बाद कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। अब इसकी चाल को मान लिया जाए इसका चाल है। अब पहले इतना था, पहले कितना था 480 और बटा था x, था ना, x किलोमीटर प्रति घंटा था ये बटा में। लेकिन अब क्या कहता है इसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर देना है। चाल जो पहले था x किलोमीटर, अब आपको क्या कर देना है 8 किलोमीटर कम कर देना है। तो 8 किलोमीटर यदि आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब कितने घंटे समय अधिक ले लेती है, 3 घंटे जो है अधिक समय ले लेती है इसी दूरी को तय करने में। दूरी उतना ही था 480 किलोमीटर ही, लेकिन जैसे ही चाल हम घटा दिए तो चाल घटाएंगे तो समय अधिक लिया, कितना अधिक लिया, तो +3, मतलब कितना, तो अधिक 3 घंटे अधिक लिया, इसलिए प्लस में 3 जाएगा, सिंपल सी मतलब है, समझ रहे हैं। तो ये एक तरफ आइए, एक तरफ, समझ रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और हमें यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो कहेंगे 480, तो 480 बटा x, तो बटा x
उधर प्लस में 480, उधर क्या है प्लस में है 480 और बटा में x माइनस 8 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 बराबर कितना, प्लस में आपको 3 है तो उसको आप 3 रहने दीजिए, सिंपल सी मतलब है, फिलहाल आप उसको रहने दीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको कुछ कॉमन लेना है दोस्त। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ x माइनस 8 है, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ना आए मतलब तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुना हो सकता है। तो x इंटू x माइनस 8, यहाँ पर क्या ले लिए एलसीएम, तो एलसीएम हो गया x इंटू x माइनस 8। ठीक है, मतलब अगर समान चीज़ें नहीं हो, एलसीएम नहीं निकलता हो तो गुना करते हैं, इसलिए गुना कर दिए x इंटू x माइनस 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, समझ रहे हैं, x इंटू x माइनस 8। अब चलिएगा यहाँ पर इसकी बात को समझिएगा, ध्यानपूर्वक से समझिएगा। अब क्या हो जाएगा, इस x से, मतलब इसको बनाने का तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस x से ये x कट गया, x से x कट गया तो यहाँ पर x माइनस 8 तो बच गया, तो इसी x माइनस 8 से, इसी x माइनस 8 से 480 में गुना करना है। इसका मतलब 480 भी पहले लिख सकते हैं, नो डाउट, तो 480 आप लिख दीजिए। पहले कितना लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे 480, तो हम लिख देते हैं 480। ओके, 480 लिख देते हैं और इंटू में कितना, x माइनस 8 लिख देते हैं। कहेंगे क्यों लिख दिए, क्योंकि x से x कट गया तो x माइनस 8 तो बचा हुआ है, तो x माइनस 8 से 480 में गुना हो जाएगा, इसलिए 480 और गुने x माइनस 8, और माइनस तो माइनस तो माइनस दे दिया यहाँ पर। अब कहेंगे x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो सिर्फ x बचा, इस x से 480 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर हो जाने वाला है आपको 480x हो जाने वाला है। ओके, 480x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 480x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, जितना है उतना। अब चलिए यहाँ पर आगे समझिएगा, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर 480 से x में गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, 480 से x में गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, फिर 480 से माइनस 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 8 से 8 में गुना करेंगे, आपको गुना करना है, 8 8 64, 8 64 के 4 हासिल 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 चौका 32, 32 6 38, और एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा लिए। ठीक है, एगो जीरो लगा लिए, और माइनस में कितना है 480x, और बटा में कितना है, तो दोस्त आप कहेंगे बटा में है, बटा में जैसे ही आप x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस x से 8 में गुना करेंगे तो माइनस में 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 8x, और बराबर में जितना है उतना आप रहने दीजिए फिलहाल में। अब आगे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आगे हो जाएगा यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये जान ले कि ये प्लस में है 480x और ये माइनस में है 480x, तक गया काम से कट गया ना। अब कट गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बटा में मान लीजिए कि 1 है, मान लीजिए x स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस गुना, ऐसे तो कहेंगे x स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 8x से 3 में गुना करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24x हो जाएगा, 24x हो जाएगा, 8 3 24x, और बराबर माइनस 3840 से 1 में गुना करेंगे, कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये तक कटिए गया, यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 3840 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3840 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाना है दोस्त आपका, यहाँ से आ जाना है 3x स्क्वायर माइनस 24x, और यहाँ पर प्लस में कितना, प्लस में 3840, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3840, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, समझिएगा क्या हो जाएगा। देखिए कुछ कॉमन आने वाला है तो कहेंगे हाँ है। यदि आप 3 कॉमन लेते हैं दोस्त तो यहाँ पर बच जाएगा केवल x स्क्वायर, और माइनस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, 3 8 24 होगा, यहाँ माइनस तो माइनस, 3 8 कितना 24, और x तक कॉमन नहीं लिए, x रहेगा ही, x क्या रहेगा, x तो रहना तय है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस। अब देखिए 3 एकम 3, 3 इकाई 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, लेकिन है 8, 2 बच गया, 2 पर 4 24, तो कहेंगे 2 पर 4 24, 2 पर 4 24, तो कहेंगे 3
3 अट्ठे कितना, 3 अट्ठे 24 और एगो 0 आप उतार लीजिए, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको पता है दोस्त, आपको पता है यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 1280 और बराबर 0 तो 0। और ये वाला मान लीजिए कि बटा में आएगा, ये वाला कहाँ आ जाता है बटा में, ये वाला कहाँ आ जाता है बटा में। तो 0/3 कहने का मतलब है 0। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका द्विघात समीकरण है वह कितना आ सकता है, तो आ सकता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर क्या 0 है। और 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, यानी कितना आ गया, तो कहेंगे आपका जो आंसर आ गया। इसी रूप में व्यक्त करके आपको छोड़ देना है, इसी रूप में व्यक्त करके आपको क्या करना है दोस्त, छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइएगा और संयम से आप बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, देखें और क्वेश्चंस है या नहीं इस चैप्टर में। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो ये 2 के 4 गो क्वेश्चन था और इससे पहले वाला लेक्चर में ये 7-8 क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। उस लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, ठीक है, मेरे प्रिय बहन। तो आप जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे से एग्जाम में मार्क्स को गेन करेंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जब तक पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, ओके। धन्यवाद।